Hello and assalamu alaikum to everyone and I welcome you again in this AA class. और आज हमारी इस वीडियो लेक्चर का जो मकसद है दैट इज केस OTQ एंड द टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल्स. द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 till 5. अच्छा, अब सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, सबसे पहले बेटा आप एक काम ये करें, पॉज दिस वीडियो और इस क्वेश्चन को रीड करें. अच्छा, अब देखिए टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल्स. जाहिर सी बात है आप तमाम बच्चों को पता है कि कंट्रोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंट्रोल क्यों लगाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है. तो ये सारी चीजें यू ऑल नो, इसीलिए केस OTQ जो रेकमेंड की जाती है वो एंड में करने को की जाती है. अच्छा, इस वक्त आई वॉन्ट यू पीपल टू पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस सिनेरियो वेरी केयरफुली एंड वेरी थॉरोली. ओके, आई एम नाउ अज्यूमिंग दैट आप बच्चों ने इस केस OTQ को पढ़ लिया है, इस पूरे केस को रीड कर लिया है. अब मैं इसको रीड कर रहा हूं एंड देन वी आर सॉल्विंग दिस केस OTQ. Okay, the following question is related to question number 1 till 5. It is 1st July 20x5. You are an audit supervisor with Lazy and Company, but you don't have to be lazy, okay? You have to be active. Okay, reviewing the extracts of sale and dispatch system. अच्छा, sale and dispatch system मतलब बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, सेल एंड डिस्पैच. लेकिन सेल का मतलब ये हो जाता है कि जब हम कस्टमर से ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और डिस्पैच की स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम वेयर हाउस. तो सेल जो है ये आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है, कस्टमर डीलिंग करना. और जो डिस्पैच है वो जाहिर सी बात है वो वेयर हाउस से सामान आपके पास डिस्पैच होगा. ठीक है, ओके. रीडिंग अगेन, यू आर रिव्यूइंग द you are reviewing the extracts of sale and dispatch system documentation in preparation of interim audit of Hailstorm Company. The company's year end is 30th September 20x5. आपकी कंपनी का जो ईयर एंड हो रहा है वो एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 2005. अच्छा, 30 सितंबर 2005 या 2015, आप इसको कुछ भी कह लें, 20x5. आगे क्या लिखा हुआ है? Hailstorm manufactures snacks such as potato chips which are supplied to a large and small food retailers. Potato chips ये लोग बनाते हैं. Hailstorm company has experienced significant growth over the recent years. मतलब ये माजी में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नजर आई है. And in response to this growth, senior management has established an internal audit department. Senior management ने establish किया है internal audit department to improve the control environment of the company. आप सारे बच्चों को पता है कि जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज इटसेल्फ अ मैनेजमेंट कंट्रोल. आपको मैंने स्पैम सोप में बताया था, वो नहीं था स्पैम सोप, उसमें क्या था? मैनेजमेंट कंट्रोल. तो इंटरनल ऑडिट उसकी एक एग्जांपल है. और इंटरनल ऑडिट की प्रेजेंस होना इंटरनल ऑडिट की प्रेजेंस होना बाकी सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी है कि आपके काम को चेक किया जाएगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंप्रोवाइज होगा, और ये कंपनी की इमेज के लिए अच्छा है और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए एक डर है. यू आर अ मेंबर ऑफ अच्छा, आप कौन है? यू आर अ मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ठीक है, आप कौन है बेटा? यू आर अ मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. ओके, फिर लिखा है सीनियर मैनेजमेंट ऑफ हिलस्ट्रॉम कंपनी हैज कंसर्न अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज सेल एंड डिस्पैच सिस्टम and has instructed the internal audit department to perform a review of a system. Senior management ने क्या बोला है? Senior management बेटा concern है about the effectiveness, senior management बेटा is concerned about the effectiveness of the company's sale and dispatch system and instructed an internal audit department to perform a review of the system. फिर लिखा हुआ है any deficiency identified are to be reported to the finance director. बेटा ये जरा गलत बात नजर आ रही है. चलो एक काम करते हैं, गलत बात नजर आ रही है उसको फिलहाल हम बाद में देख लेते हैं. फिलहाल हम जस्ट की पूरी केस स्टोरी को जरा समझ लेते हैं क्या एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है. फिर इसमें लिखा हुआ है who will report to the findings back to the board of directors at the next board meeting. Recommendations for the improvement are also to be provided. During the review, the following deficiencies were identified. ये 4 deficiencies हैं. इसको जरा वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार जरा देख ले बेटा. ओके, आई एम नाउ अज्यूमिंग दैट आपने इसको रीड कर लिया होगा.
ड्यूरिंग द रिव्यू द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज वर आइडेंटिफाइड। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट चेक्ड एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल डिपार्टमेंट हूँ तो बेटा मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को हाँ बोलने से पहले सामान चेक तो कर लूं। सपोज करो मेरे सामने कस्टमर बैठा हुआ है और मैंने कहा जी जी सामान मिल जाएगा, स्टोर में है ही नहीं, तो लिहाजा फिर कस्टमर को सॉरी करना पड़ेगा, इंप्रेशन खराब होगा, आपकी कंपनी का इमेज खराब होगा, वगैरह वगैरह। तो पहले अच्छा ये सब क्या है, ये चारों बेटा आपके पास क्या है, डेफिशिएंसीज है। ये चारों बेटा आपके पास क्या है, डेफिशिएंसीज है, क्योंकि सवाल ने खुद क्या दिया, फिर लिखा है टेलीफोन ऑर्डर्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड। अच्छा कुछ ऑर्डर्स टेलीफोन पे भी ले रहे हैं, उसको चैलेंज नहीं करना, टेलीफोन पे ऑर्डर्स दे रहे हैं दैट्स फाइन। आर इनिशियली मतलब सबसे पहले नोट करते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर का मतलब यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक तरह से रफ पेपर है, ठीक है। रफ पेपर पे लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टेलीफोन पे कोई ऑर्डर आ रहा है और लेट्स से बेटा मेरे हाथ में ये एक डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, जैसे नॉर्मली पर्ची पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर्ड टू एन ऑर्डर फॉर्म आफ्टर द कॉल हैज एंडेड। यानी कि मैं सेल पर्सन, किसी ने मुझे फोन पे ऑर्डर दिया है तो मैंने फोन रिसीव किया, हेलो यस ओके सामान मिल जाएगा। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, फिर मैंने उसको एक रफ पीस ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड कर लिया और कॉल रखने के बाद मैं इसको प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा ये जो आपके पास ऑर्डर फॉर्म है बेटा, ऑर्डर फॉर्म जो है ये आपके पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फॉर एग्जाम्पल तो वहां पे फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक वो होता है इंस्टीट्यूट का नाम। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक का नाम होता है, प्रॉपर एक फॉर्म होता है। खैर एनीवेज, पहला मसला क्या है, सामान ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त सामान की अवेलेबिलिटी चेक नहीं करते। दूसरा मसला क्या है कि वो इनिशियली रिकॉर्ड किस पे करते हैं, रफ पेपर पे, और फिर फॉर्मल पेपर पे कॉल रखने के बाद। फिर लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर्म सीरियल नंबर सीक्वेंशियल नंबर नहीं है। यार ये तो एक कॉमन मिस्टेक है, हर सवाल में आपको ऑलमोस्ट नजर आ रही होती है। फिर उसके बाद है चौथा मसला, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम अलाउज द कस्टमर टू प्लेस द ऑर्डर विच एक्सीड देयर क्रेडिट लिमिट। बेटा क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट यानी कि कुछ पैसों में बात है। जो ऑनलाइन ऑर्डर्स है, ऑनलाइन ऑर्डर जिनका सिस्टम है, अगर एक कस्टमर को क्रेडिट लिमिट हमने लेट से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की दी हुई है, तो सिस्टम उससे ऊपर भी क्रेडिट लिमिट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये 4 मसले नोटिफाई किए हैं। अच्छा आप जरा सुने, अब मैं आपको लुबे लुबाब खुलासा इस कंपनी के बारे में एक बार दोबारा बता दूं। बेटा ये कंपनी एक पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनी है। सेल और डिस्पैच डिपार्टमेंट, सेल एंड डिस्पैच सिस्टम जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। हुआ कि उन्होंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया और उनको कहा कि भाई आप सिस्टम को रिव्यू करें, और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, जो फिर फाइनेंस डायरेक्टर जो है आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये खबर पहुंचा देते हैं। और बाद में पता ये लगा कि कुछ मसले नजर आए कि ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त इन्वेंट्री चेक नहीं करते, रफ पेपर पे इनिशियली ऑर्डर रिकॉर्ड कर देते हैं, बाद में कॉल रखने के बाद ये लोग जो है अगर कोई टेलीफोनिक ऑर्डर्स होते हैं तो फिर ये लोग उसके बाद इसमें चीजों को चेक कर लेते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डर फॉर्म सीरियल नंबर नहीं है बेटा आपके पास। और फिर जो इसका ऑनलाइन सिस्टम है, अगर कोई इसकी ऑर्डर्स इसकी लिमिट से तजावुज भी करते हैं तो वो सिस्टम बेटा क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। ये हो गया सिस्टम। अब देखें, जब भी आप केस ओटीक्यू पढ़े ना AA के अंदर, तो सबसे पहला आप एक काम ये किया करें कि पूरे केस को जरा एनालाइज कर ले, सोच लें कि यार केस में चल क्या रहा है, पूरी स्टोरी आपके जहन में जो है ना वो होनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पज, पर्पज का मतलब होता है मकसद। कौन सा मकसद नहीं है सेल एंड डिस्पैच सिस्टम का, बेटा कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है सेल एंड डिस्पैच सिस्टम का। बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर 1 नंबर 1 सिस्टम में आप देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सेल एंड डिस्पैच सिस्टम का बेटा आपके पास सिस्टम है या नहीं है। नंबर 1, टू इंश्योर ऑर्डर्स आर नॉट आर ओनली एक्सेप्टेड इफ गुड्स आर अवेलेबल। बेटा टू मेक श्योर ये करना कि हम वही सामान एक्सेप्ट करें, वही ऑर्डर एक्सेप्ट करें जिसका सामान है। ऑर्डर्स, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर ऑल ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड एंड कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली, ऑल ऑर्डर्स, यस ये ऑब्जेक्टिव है। फिर लिखा है टू एंश्योर डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं है, ओ भाई डिस्काउंट रिसीव ये तो परचेज का है,
बेटा ये तो परचेज सिस्टम का है, सेल सिस्टम का थोड़ी है। टू एंश्योर डिस्काउंट रिसीव, मुझे डिस्काउंट मिलेगा कब, जब मैं परचेजेस करूंगा, तो ये नहीं है। और चौथे में क्या लिखा हुआ है, टू एंश्योर ऑल गुड्स डिस्पैच आर करेक्टली इनवॉइस। यस, हमारे पास मकसद है। तो बेटा ये वाला जो मकसद है नंबर 3, ये जो नंबर 3 यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन है। मतलब सी इज माई ऑप्शन। अब सिस्टम क्या बेटा, ये जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये परचेज सिस्टम का है, सेल सिस्टम का नहीं है। आपसे किसके बारे में पूछा है, सेल एंड डिस्पैच सिस्टम के बारे में। तो एक होता है ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हुए हुए रिस्क को कम करना, जो आपको रिस्क एक्सपेक्टेड है उसके लिए उसको कम करना। यानी कि कस्टमर आ रहे हैं, मुझे एक शक होगा यार ये कस्टमर बैड डेट ना हो जाए, तो मैं उसके लिए क्रेडिट वर्थीनेस चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा बेटा, क्रेडिट वर्थीनेस। लाइक दैट वे, इस तरीके से हम लोग इसको काम करते हैं। नाउ लेट्स बेटा मूव अहेड फॉर सेकंड, मैच द कंट्रोल डेफिशिएंसीज टू एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ इशू। बेटा डेफिशिएंसी नंबर 1 और ये एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो एक काम ये करें, इन चारों एक्सप्लेनेशन, बल्कि एक काम करें, वेट करें, एक एक को पढ़ लेते हैं। पहला क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट चेक्ड एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग। बेटा आप सामान को चेक नहीं कर रहे हो, आप सामान को चेक नहीं कर रहे हो एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग। इससे क्या नुकसान हो सकता है, जो पहला था ना सामान को चेक नहीं करे, इससे क्या नुकसान हो सकता है, मैच करना है। मैं सामान को चेक नहीं करा ऑर्डर के टाइमिंग पे, तो क्या प्रॉब्लम इसमें आपके पास आ सकती है भाई, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है सी वाली, ये वाली, रिस्क ऑफ ऑर्डर्स नॉट बीइंग फुलफिल्ड ऑन टाइमली बेसिस। पता है क्यों, आपने मुझे ऑर्डर दिया, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, सपोज करें कि सामान इन्वेंट्री में मौजूद नहीं था, मैंने कहा हाँ ठीक है आपको सामान मिल जाएगा, बाद में आ गया सामान कम था, मैंने कहा सर आज नहीं कल कर ले, परसों कर ले, तो बेटा रिस्क है ऑर्डर्स नॉट बीइंग फुलफिल्ड ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है ना। फिर आ जाए बेटा नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखा है, ऑर्डर्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन रफ पेपर, बाद में उसको ट्रांसफर कर देते फॉर्मल पेपर में। तो जरा देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोचे सोचे। मैं इनिशियली पहले रफ पेपर पे लिखता हूं, उसके बाद कहां पे लिख देता हूं, फॉर्मल पेपर पे। हो सकता है बेटा इररिकवरेबल डेट्स यहां पर नहीं होगा, ऑर्डर्स में गो मिसिंग लीडिंग टू अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स, ये सीक्वेंशियली नंबर्ड का है। बचा आपके पास ए में क्या है, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ऑर्डर्स बीइंग डिस्पैच्ड, या मैंने गलती से गलत डिटेल नोट कर ली, फिर रफ पेपर से फॉर्मल पेपर पे लिखूंगा, तो उस लिखने में मेरे से मुझसे कोई प्रॉब्लम आपके पास हो सकती है। और अगर मैंने गलत डिटेल्स लिख दी, फॉर एग्जांपल ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स, तो फिर यहाँ पर चीजें आ सकती है। ठीक है ना। तो बेटा ये एक्सप्लेनेशन में आपको बेसिकली क्या बताना है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्या चीज बतानी है मेरे बच्चों, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। फिर आ जाए नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा, मसला फॉर्म सीरियल नंबर नहीं है। बेटा सीरियल नंबर ना होने से, सीरियल नंबर ना होने से मैंने कई बार रेगुलर क्लास में बताया कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में इतने सारे हैंडआउट्स हैं, उसमें सीरियल नंबर नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट शुरू से एंड से बीच से गुम हो गया, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि गुम हो गया या नहीं। उसकी रीजन पता है क्या है, उसकी रीजन ये है कि जब तक सीरियल नंबर नहीं है मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यार वो चीज कंप्लीट है या नहीं। तो सिस्टम क्या होता है, अगर जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 8, 5 6 8 7 कहाँ गया, पता तो लगेगा। तो अगर सीरियल नंबर नहीं है तो जो आपके ऑर्डर्स है वो मिसिंग हो सकते हैं और अनफुलफिल्ड ऑर्डर हो सकते हैं। इसका हो गया डी। और लास्ट वाले का आपके पास जाहिर सी बात है बी हो जाएगा, सी ए, और ये हो जाएगा बी बेटा फोर्थ वाला। लेकिन फोर्थ वाला पढ़ना जरूरी है, ऑर्डर सिस्टम उसकी क्रेडिट लिमिट से तजावुज कर रहा है। अगर मैं किसी को उसके लिमिट से ज्यादा उधार दूंगा तो बेटा बैड डेट के चांसेस है ना उसमें, तो रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने चीजों को मैच करना है कि इस कंट्रोल प्रॉब्लम की वजह से, इस कंट्रोल प्रॉब्लम की वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जिस तरीके से हम लोग सीआरक्यूज वगैरह में भी इसको लिखते हैं और एड्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, दैट वाज द थिंग। Okay, now let's move ahead for case number MCQ number 3. Which two of the following are appropriate recommendations to to address the credit limit system deficiency? बेटा क्रेडिट लिमिट सिस्टम डेफिशिएंसी, तो क्रेडिट लिमिट का मसला नहीं था, मसला ये था क्रेडिट लिमिट की सिस्टम में मसला था कि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी इनका सिस्टम है वो अलाउ कर रहा है कि ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। बेटा अब आप एक काम ये करें, सबसे पहला पॉइंट,
दो रिकमेंडेशंस आपको बतानी है बेटा। क्या बतानी है? रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहले बेटा इस वीडियो को पॉज करें सारे बच्चे, वीडियो को पॉज करें और सोचे आप क्या दो रिकमेंडेशंस दोगे। ओके, ना बेटा आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये काम इसको कर लिया है। अब मैं इसको रीड कर रहा हूं बेटा, कौन सा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज पर मेरी नजर पड़ी जिसको मैं गलत कर रहा हूं, वो है सेल ऑर्डर क्लर्क शुड बी अलाउड टू यूज द डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब मर्जी, इख्तियार, टू रेज देयर क्रेडिट लिमिट टू अवॉइड लूजिंग रेवेन्यू। क्लर्क को अलाउ करना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, क्लर्क को अलाउ नहीं करना चाहिए। बेटा एक चीज पता है क्या है, जो क्रेडिट, सबसे पहला पॉइंट, क्रेडिट लिमिट के बारे में जरा एक चीज जरा सुनिएगा, ये एक सीनियर बंदे को डिसाइड करनी चाहिए क्रेडिट लिमिट, क्लर्क को नहीं। नंबर टू, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस का मतलब हर रोज नहीं होता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर क्रेडिट लिमिट को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, अब ये रेगुलर बेसिस क्या? लेट मी गिव यू द एग्जांपल। बेटा लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास मेरी एक कस्टमर को मैंने क्रेडिट लिमिट दी है 3 लाख रुपए की, उसने टाइम पर पेमेंट कर दी है, वेरी गुड। फिर मुझे देखना पड़ेगा, हाँ इसने टाइम पे पेमेंट की है, ओके अभी 3 लाख, दूसरी बार अभी 3 लाख, तीसरी बार उससे हो गई थोड़ी सी डिले, स्लो पैसे दे रहा है, मैंने कहा यार थोड़ा ख्याल कर ले। अगली दफा फिर, अगली दफा फिर। अब क्या हुआ, जब उसका ये पैटर्न बन गया कि अब वो मुझे पैसे डिले दे रहा है, मतलब लेट करके दे रहा है, तो बेटा उसकी लिमिट में कम कर दूंगा। अच्छा सिस्टम ये है, क्रेडिट लिमिट सिर्फ सेट नहीं हो, क्रेडिट लिमिट रेगुलरली रिव्यू भी होनी चाहिए। तो पहला तो एक ये मसला का हल ये है, क्रेडिट लिमिट शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल ऑन रेगुलर बेसिस। सीनियर ही होना चाहिए ना रिस्पॉन्सिबल, एंड अमेंडेड एज अप्रोप्रिएट, आप इसको रिवाइज भी करें। फिर लिखा था ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम शुड बी प्रोग्राम्ड टू अलाउ ऑर्डर्स टू मैक्सिमम 5% इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट लिमिट। नो बेटा, कोई परसेंटेज कभी भी आप सजेस्ट नहीं करोगे, आप ऑडिटर हो, ध्यान से सुनिएगा। आपने ये बोलना है भाईजान, आज जैसे मैं अगर मैनेजमेंट हूं तो आपने मुझे कहना है हारिस हनीफ मैनेजमेंट, आपकी ये जो क्रेडिट लिमिट है ये एक्सीड कर रही है, तो एडवाइस ये कि इसको एक बार रीचेक कर लो, यानी कि रिव्यू। दूसरा मशवरा, आपने परसेंटेज का कभी भी मशवरा नहीं देना कि हारिस भाई कि आप 5% करें, 10% करें, नो नॉट एट ऑल। लास्ट में क्या लिखा? ऑर्डर्स विच कॉज अ कस्टमर टू एक्सीड देयर क्रेडिट लिमिट शुड बी सेंट टू अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल फॉर अप्रूवल। यस, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उसको ऑथोराइज कर रहा है। ये जो आपके पास आखिर में बात लिखी ना, दैट्स मच मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर किसी की लिमिट एक्सीड करनी चाहिए तो भाई सेल मैनेजर या कोई कम ना करे, बोला भाई अच्छा डायरेक्टर या कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है वो ऑथोराइज या अप्रूव करके देंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। तो ये दैट इज द थिंग, अप्रूवल। इसका मतलब पता है क्या है? ये है बिफोर गिविंग द एक्सीडेड, बिफोर एक्सटेंडिंग द क्रेडिट लिमिट। बेटा क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड करने से पहले किसी से पूछ लो, उससे पहले पूछ लो, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग, क्लर्क के पास तो इजाजत होनी नहीं चाहिए, मर्जी। और बेटा कभी भी आपने रिकमेंडेशंस में परसेंटेज तो आपने बताना ही नहीं है। यहां तक बात क्लियर होती है? चले जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं हम आगे नंबर 4 वाली एमसीक्यू पे। दिस इज माई नंबर 4 एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन शुड बी मिस्ड टू एड्रेस द डेफिशिएंसीज 2 and 3। बेटा रिकमेंडेशंस पूछी गई है, डेफिशिएंसी नंबर 2 एंड डेफिशिएंसी नंबर 3। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो अब हमें ये देखना है डेफिशिएंसी 2 है क्या और 3 क्या है। बेटा 2 क्या थी? टेलीफोनिक ऑर्डर्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड ऑन अ रफ पेपर, फिर ऑर्डर फॉर्म पे ट्रांसफर कर दें। 3 में लिखा सीरियल नंबर नहीं है। चले जी, बताएं बेटा क्या आपके पास सिस्टम इसमें होना चाहिए, आपको इसमें क्या सिस्टम जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें सॉल्व करने की। जी बेटा, अब सबसे पहला पॉइंट तो है, बेटा सबसे पहला पॉइंट तो है क्लर्क शुड हैव, बेटा इसमें लिखा है क्लर्क शुड हैव ऑनलाइन एक्सेस, ऑर्डर क्लर्क टू व्यू द रियल टाइम इन्वेंट्री क्वांटिटीज एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग। बेटा ये रिकमेंडेशन पता है किसकी है? नंबर 1 की। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेंट्री सिस्टम को चेक नहीं किया जा रहा, तो ये तो नहीं है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, आपको मसला नंबर 2 और मसला नंबर 3 बताना है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इट इज द रिकमेंडेशन, इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1,
ठीक है, अच्छा असल वर्ड लिख देते हैं, इट इज अ प्रॉब्लम, सॉरी, डेफिशिएंसी नंबर 1। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये बन जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब जैसे 1 कट गया तो बेटा ये कट गया और ये कट गया, यानी कि 2 और 3 तो है ही है, 2 और 3 तो है ही है। फिर क्या लिखा, ऑर्डर फॉर्म शुड बी सिक्वेंशियली प्री नंबर्ड, यस, ये तीसरे वाले का सॉल्यूशन है। ऑल ऑर्डर शुड बी एंटर डायरेक्टली इनटू द ऑर्डर सिस्टम एज द कस्टमर इज प्लेसिंग एन ऑर्डर, यस, ये 2 वाले का सिस्टम है। यानी कि टेलीफोन पे अगर ऑर्डर आ रहा है तो मैं रफ पेपर पे नहीं लिखूंगा, हेलो ओके जी आपका ऑर्डर है, ओके सिस्टम में एंट्री कर दो, फौरन सिस्टम में एंट्री कर दो, रफ पेपर का तो चक्कर ही नहीं है। तो 2 एंड 3 तो बेटा है ही है। 4 देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, कस्टमर शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू प्लेस द ऑर्डर्स बाय टेलीफोन, कस्टमर को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तो बेटा ये तो हो ही नहीं ना, इनका तो सिस्टम, ये तो हमारा सिस्टम है, कस्टमर को इंस्ट्रक्शन थोड़ी देनी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑप्शन बी हमारा जो इसमें सेलेक्ट हो गया। तो बेटा दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व एन एमसीक्यू, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व एन एमसीक्यू, ठीक है। चले जी बेटा, आप आ जाए नंबर 5 पे, एंड दिस इज द लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true in respect of review findings? But which of the following statement is true in respect of review findings? Number 1, the finding will be communicated to shareholders. अच्छा, रिव्यू फाइंडिंग्स पता है किसकी बात हो रही है, इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये देखिएगा बेटा लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, ये रहा ना, इंटरनल एनी सिस्टम डेफिशिएंसी आर रिपोर्टेड टू दिस थिंग, सीनियर मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम एंड इंस्ट्रक्टेड द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टू परफॉर्म अ रिव्यू। यानी कि रिव्यू ऑफ द सिस्टम कौन कर रहा है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो बेटा वो फाइनेंस डायरेक्टर को बता के बोर्ड पे जा रहा है, तो ये इंटरनल ऑडिट के बारे में बात हो रही है। तो अच्छा, अब सिस्टम क्या लिखा है बेटा, नंबर 1, क्या इंटरनल ऑडिटर शेयर होल्डर को बताता है, नो, द रिकमेंडेशन विल नीड टू बी एक्शंस बिफोर एक्सटर्नल ऑडिट कमेंसेस, नॉट नेसेसरी। और बेटा ये तो रिकमेंडेशन विल नीड टू बी एक्शन, मैं रिव्यू के ऊपर बात कर रहा हूं, सिर्फ रिव्यू के ऊपर बात हो रही है बेटा, रिव्यू के ऊपर बात हो रही है, तो इसका रिव्यू से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। फिर लिखा द फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रादर देन फाइनेंस डायरेक्टर, यस, ये बात बिल्कुल सही है। फाइनेंस डायरेक्टर को इंटरनल ऑडिटर क्यों बता रहा है, उसको तो ऑडिट कमेटी को बताना चाहिए। फिर लिखा द फाइंडिंग शुड बी डिस्कस विद एन एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द फाइनेंस डायरेक्टर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेटा असल चीज क्या होती है कि इंटरनल ऑडिटर जो है ना, वो रिपोर्ट करता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट कर रहा है बेटा, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। असल में आपको प्रॉपर वर्ड बताऊं, प्रॉपर वर्ड ये होता है, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू द चैनल ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसमें आपके पास 100% कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। बेटा रिपोर्ट थ्रू द चैनल ऑफ ऑडिट कमेटी। अच्छा, अब इस केस में बेटा, इस केस में हमारे पास ऑडिट कमेटी का जिक्र तो है नहीं, और यहाँ पर दरमियान में हमारे पास कहीं ऑप्शन में भी ऑडिट कमेटी का जिक्र नहीं है। तो इनमें से जो मुनासिब ऑप्शन है वो क्या है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्स करो, फाइनेंस डायरेक्टर को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑडिट करना भी तो है। तो अगर इंटरनल ऑडिटर फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे, सर ये ले अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती है, वो तो छुप जाएगी, ऊपर जाएगी ही नहीं, तो प्रॉब्लम जो है ना वो गलतियां नजर नहीं आएंगी। यानी कि मैं आपकी गलती आपको बता रहा हूँ कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं आपकी गलती आपको बता रहा हूँ कि यार ये गलतियां, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दे, बेटा इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो सिस्टम क्या है कि इंटरनल ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंसी होती है ना, वो वैसे ही ये होती है कि उसको किसी सिंगल डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अल्टीमेटम रिपोर्ट जाती है थ्रू द चैनल ऑफ ऑडिट कमेटी, नॉट थ्रू फाइनेंस डायरेक्टर। अब यहाँ पर ऑडिट कमेटी का जिक्र नहीं है, तो हम डायरेक्टली वाला लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ केस ओटीक्यू, और आई होप बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चले जी बेटा, इस वीडियो लेक्चर से अब मैं कर रहा हूँ, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर। अपना रिवाइज जरूर किया करें चीजों को, और अगर कोई चीज नहीं हो तो अपने टीचर से डिस्कस जरूर किया करें, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।